हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर 40 है। सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स का टेस्ट होगा। और आप लोग का टेस्ट जो है अभी फिलहाल कुछ समय के लिए प्रगति 247 पे ही टेस्ट होगा। टाइमिंग वही रहेगा 7 PM। जैसे आप लोग उस पे टेस्ट देते थे बिल्कुल उसी तरह टेस्ट होगा। डेली 7 PM टेस्ट होगा। सिर्फ चैनल चेंज है। अब टेस्ट जो आप लोग का होगा वो प्रगति 247 पे होगा कुछ समय के लिए। और टेस्ट का जो रूल है, रूल भी बिल्कुल सेम है। प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग देती हूँ। और क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट करेंगे वो एक बार में एक स्टूडेंट का एक ही कमेंट आना चाहिए। रिपीटेड कमेंट नहीं करिएगा। और आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में लास्ट में अपना अपना स्कोर 30 में कितना आया ये आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वहाँ से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। तो टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। आप लोग का सिलेक्शन कोर्स चल रहा है। जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें। इसका क्या क्या फायदा है, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका जो जो फायदा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और क्लासेस का जो टाइमिंग है, ठीक है, वो क्लासेस का टाइमिंग ये है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। पेड फिजिक्स केमिस्ट्री का अल्टरनेट क्लास चलता है 8 बजे डेली मॉर्निंग में। क्लास सॉल्यूशन पीडीएफ डेली 10 बजे होता है पेड स्टूडेंट के लिए। जो भी पीडीएफ वाले जो पीडीएफ खरीदे हैं पेड वाले स्टूडेंट के लिए। मैथ का क्लास डेली 2 PM चलता है। 4 PM क्लास सॉल्यूशन चलता है। अल्टरनेट डेली टेस्ट होगा इसी चैनल पे। अभी फिलहाल प्रगति 247 पर आप लोग का डेली 7 PM टेस्ट होगा। पेड स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला ट्रिक नाइट में है। क्वेश्चन बैंक है। संडे को क्लास ऑफ रहेगा। इसकी कीमत मात्र 399 रुपया है। ऑफर लिमिट समय के लिए है। सही जो अभी तक नहीं लिए हैं सभी ले लें, ठीक है। चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो बैंक नेम दिया हुआ है, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड है, कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप कॉलिंग करके बात करके सभी ज्वाइन कर लें। चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर है, इस नंबर पर बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आप लोग को टाइमिंग चलिए 28 सेकंड दी। क्वेश्चन है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डेसिबल होगा। ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल यूनिट
का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 22 सेकेंड का टाइमिंग दी। सोनार का पूरा नाम क्या है? टाइम अप, टाइम अप। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। सोनार शब्द का जो पूरा जो नाम है, इसका फुल फॉर्म है वो साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज पर लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्र की गहराई, जल के अंदर स्थित चट्टानों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है। चलिए 20 सेकेंड का टाइमिंग दी। टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सोनार है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित जो प्रौद्योगिकी थी उसका नाम सोनार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 16 सेकेंड दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इंफ्रारेड किरणें जो है वो क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे है। इंफ्रारेड किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी तरंगे निकलती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते किंतु उनका अनुभव कर सकते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें तथा रेडियो तरंगे ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो कम आवृत्ति, लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंगों को अवरक्त किरणें कहते हैं, जिसको हम लोग इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। और बैगनी रंग की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराबैंगनी किरणें कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की किरणें हमें दिखाई नहीं देती है। ये जो दोनों किरणें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, एक्सरे।
एक्सरे किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। इन किरणों को उनके अन्वेषक के नाम पर रोंटेज किरणें भी कहते हैं। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। ये किरणें चिकित्सा में, ठीक है ना, चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। सर्वाधिक इनका प्रयोग, इस किरणें का उपयोग चिकित्सा निदान में भी होता है, एक्सरे का। ठीक है, सभी को पता होगा एक्सरे का प्रयोग होता है, एक्सरे डॉक्टर लिख देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, 21 सेकेंड। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? टाइम आप। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, टेलीफोन की बातचीत। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टेलीफोन पर बातचीत पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण है। ठीक है, टेलीफोन पर जो बातचीत है वो पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? टाइमिंग स्टार्ट होता है आप लोग का। टाइम अप। सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है वॉकी टॉकी जो है वो किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो वॉकी टॉकी जो है, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का उदाहरण है। वॉकी टॉकी जो है वो हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का उदाहरण है। मतलब ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें एक निश्चित दूरी तक ही संचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए वॉकी टॉकी जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स चैनल का एक, इसे हम लोग उदाहरण एग्जाम्पल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, 16 सेकेंड। टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी जिसको हम लोग बोलते हैं, खाली स्थान पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। ऑप्शन ए वाले का करेक्ट आंसर है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है एनएफसी निकट क्षेत्र का एक मानक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को एक दूसरे से स्पर्श करके या करीब लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 23 सेकेंड दी। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट पर होना चाहिए। सबका पूरा ध्यान बिल्कुल टेस्ट पर होना चाहिए।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चीनी मिट्टी के बर्तन। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है, ठीक है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश जो है वो सरलता से प्रवाहित होता है, मतलब इजी वे में प्रवाहित होता है, उन्हें हम लोग चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो विद्युत का सुचालक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, लगभग सभी धातुएं जो होती है वो विद्युत का सुचालक होती हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं जैसे लकड़ी, रबड़, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब जो होते हैं ये वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीनी मिट्टी के बर्तन है ये क्या है, ये विद्युत का कुचालक है, मतलब ये सुचालक नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है ना, इसमें एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल जो दिया हुआ है ये सभी विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु विद्युत के कुचालक जो होते हैं वो लकड़ी, रबड़, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब इत्यादि जो ये सब होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। सभी बच्चे लास्ट तक टेस्ट में बने हुए रहेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, ठीक है, खाली स्थान, ये सब क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या है, तो ऑप्शन सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी अच्छे सुचालक हैं, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम जो है ये सभी अच्छे सुचालक हैं। वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश होकर सरलता से प्रवाहित होते हैं उन्हें विद्युत आवेश के सुचालक कहते हैं। ठीक है, सभी धातुएं जो होती है वो विद्युत के, लगभग सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अभी मैं जस्ट आप लोग को बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए आप लोग का टाइमिंग, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो खाली स्थान से बना होता है। किससे बना होता है ये पूछ रहा है। तो ये जो होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है, सिलिकॉन से। सिलिकॉन जो है बच्चों एक रासायनिक तत्व है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, सिलिकॉन है। ऑक्सीजन के बाद, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन के यौगिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक अवयव, साबुन, शीशे एवं कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिलिकॉन की खोज जो हुई थी वो स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जैकब बर्जीलियस ने की थी। सिलिकॉन की खोज किसने की थी, तो वो स्वीडन के रसायन शास्त्री थे, उनका नाम था जॉन जैकब बर्जीलियस। सिलिकॉन को आवर्त सारणी में 14वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सिलिकॉन को आवर्त सारणी में 14वें स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है।
टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन वो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विभवांतर होगा। विभवांतर जो है इसका राइट आंसर है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य जो है वो विभवांतर कहलाता है। अथवा किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को चलाने में किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो विभवांतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, सर्किट में बिजली के प्रवाह, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग धारा मापी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग धारा मापी भी बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम लोग धारा मापी भी बोलते हैं। धारा मापी जो है एक प्रकार का अमीटर है, या किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पर एम्पियर, वोल्ट या ओम का निशान नहीं लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। आप लोग एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। चलिए, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बिलिस कैरियर। 1902 में बिलिस हैविलैंड कैरियर, इनका पूरा नाम जो था बिलिस हैविलैंड कैरियर था, इन्होंने विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है। ठीक है, बिलिस हैविलैंड कैरियर को आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है। इस युक्ति के द्वारा परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इस युक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है।
टाइम अप। सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत सेल जो है एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जो विद्युत उपकरणों को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। लगभग सभी विद्युत सेल में दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा निगेटिव टर्मिनल होता है। तो विद्युत के एक सेल में टोटल कितने होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, दो टर्मिनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किससे बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है टंगस्टन। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टॉर्बन बर्गमैन ने 1781 ईस्वी में की थी। इसका जो गलनांक होता है वो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा क्वथनांक जो होता है वो 5555 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विद्युत बल्ब उद्दीप्ति के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। गर्म होने के कारण प्रकाश का उत्सर्जन जो है वो उद्दीप्ति कहलाता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है। बच्चों विद्युत बल्ब में क्या होता है कि टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है, जिससे होकर जब विद्युत धारा बहती है तो यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइम अप। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, फेराडे का नियम। फेराडे का नियम। मेटल डिटेक्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा धातुएं या इससे संबंधित चीजों की उपस्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, जिसका संचालन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांतों यानी फेराडे के नियम पर आधारित होता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमा घरों, मेट्रो स्टेशनों में समाज की तलाशी करते समय मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, फेराडे का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि बिजली की मोटर खाली स्थान रूपांतरित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनेमो के विपरीत होता है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो रासायनिक ऊर्जा के विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बैटरी होगा। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी कई प्रकार की होती है, किंतु सभी में 3 मूल घटक उपस्थित रहते हैं। कौन कौन से हैं? धनात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 3 जो होते हैं वो सभी में मूल घटक उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, बैटरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित है, किस पर आधारित है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, फैराडे का नियम। ऑप्शन डी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफार्मर करता है, उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर ही कार्य करता है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए करते हैं। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फैराडे का नियम होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। मतलब ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओम के नियम के द्वारा किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात किसी तार के 2 सिरों का विभवांतर हो तथा उसमें बहने वाली धारा जो होता है वो क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ईस्वी सन पूछ रहा है, किस काल मतलब समय, किस काल में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने वर्ष 1905 में विशेष सापेक्षतावाद तथा वर्ष 1915 में सामान्य सापेक्षतावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि पूछ रहा है विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, तो ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर सामान्य पूछता, विशेष की जगह पर अगर सामान्य रहता तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता वो क्या होता, 1915 होता, मतलब ऑप्शन ए होता। परंतु विशेष सापेक्षता का सिद्धांत पूछ रहा है तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 23। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा E बराबर mc² बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, अजय शर्मा। भारतीय शोधकर्ता अजय शर्मा जो है वो हाल ही में आइंस्टीन मतलब E बराबर mc² न्यूटन तथा आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए भौतिकी के मौलिक नियम को पूर्ण रूप से सत्य मानने से इनकार कर दिया। इनके अनुसार तीनों वैज्ञानिक नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सत्य माने जा सकते हैं, ऐसा इनका कहना था, अजय शर्मा जी का कहना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, खाली स्थान एक ऐसी डिवाइस है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में परिवर्तित करती है। आमतौर पर ऊर्जा के प्रकार में एक संकेत को किसी अन्य संकेत में परिवर्तित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ट्रांसड्यूसर। यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएगा, ट्रांसड्यूसर। मापन में ट्रांसड्यूसर जो है उन युक्तियों को कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या करता है, बदलती है, अथवा एक प्रकार की भौतिक राशि के संगत दूसरे प्रकार की भौतिक राशि जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ट्रांसड्यूसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है जैसे टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन खाली स्थान छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दृश्य प्रकाश, ऑप्शन डी। टेलीविजन जो है वो दृश्य प्रकाश छोड़ता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होते हैं जिसको हम लोग एलईडी बोलते हैं, एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। जब इसको टेलीविजन में लगाया जाता है तो इसके द्वारा दृश्य प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी खाली स्थान की वजह से ले रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऊर्जा दक्षता। ऊर्जा दक्षता जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एलईडी जो है वो एक अर्धचालक डायोड होता है। ठीक है, एलईडी क्या होता है? एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका मुख्य जो प्रकाशोत्पादन है घटक वो मैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है और इसकी क्षमता जो होती है वो 50% से भी अधिक होता है। पारंपरिक प्रकाश जो होता है स्रोतों की तुलना में बहुत उन्नत है। यह विद्युत बल्ब जो 1000 घंटे ही प्रकाश दे पाता है उसकी अपेक्षा ज्यादा लगभग 1,00,000 घंटे तक प्रकाश ये दे सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, उन्हें प्रतिकण। जिस प्रकार पदार्थ कणों का बना होता है उसी प्रकार प्रतिद्रव्य जो होता है वो प्रतिकणों से मिलकर बनता है। प्रतिकण उस पदार्थ को कहते हैं जिसके परमाणु के नाभिक में एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और एंटी न्यूट्रॉन्स का बना होता है। जिनके परमाणु में नाभिक जो होते हैं वो एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं तथा नाभिक के चारों ओर पॉजिट्रॉन्स जो है वो घूमते रहते हैं। पॉजिट्रॉन का जो प्रतिकण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय गुण नहीं है बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, चुंबक पत्थर। चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थायी चुंबक ये वे चुंबक है जो चुंबकीय बल के संपर्क से हटा लेने के बाद भी उनमें काफी अधिक समय तक चुंबक विद्यमान रहता है। एल्युमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, जबकि लोहा और निकेल जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज और, अस्थायी चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनका चुंबकीय बल के संपर्क से हटते ही चुंबक जो होता है वो समाप्त हो जाता है, जैसे चुंबक पत्थर। ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, ये चुंबकीय बल के संपर्क से हटाते हैं, इनमें चुंबक जो होता है वो समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है एक साधारण चुंबक, ठीक है, खाली स्थान को आकर्षित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांसा। एक संधारक चुंबक जो है लौह तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कांसा, तांबा, टीन। कांसा जो होता है वो तांबा और टीन का बना होता है। लौह विहीन होने के कारण कांसा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कांसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है औसतन कितनी बार बिजली जो है वो धरती पे गिरती है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है औसतन कितनी बार बिजली जो है वो धरती पे गिरती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रति सेकंड 100 बार। आसमान में विपरीत ऊर्जा के बादल हवा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। औसतन देखा गया है कि एक सेकंड में लगभग 100 बार बिजली जो है वो धरती पे गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 30 में कितना स्कोर आया पूरी ईमानदारी के साथ। और अब जो होगा आप लोग का जो टेस्ट होगा वो प्रगति 247 पे होगा। इसी चैनल पे अभी कुछ दिनों के लिए आप लोग का टेस्ट होगा। ठीक है, और आप लोग जो कमेंट करेंगे वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, वहां पे मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। कल भी जिन जिन बच्चों का कमेंट आया था मैं सबका कमेंट रीड की थी, उनका नाम जो है वो मैं पढ़ के आप लोग को बताती हूँ। उनका जो नाम है राहुल जयकर, अंकुर पांडे, करण सिंह, अंशुराज, आलोक कुमार, संटू सिंघानिया, अखिलेश वर्मा, मनीष सिंह, रजनीश कुमार, छोटन कुमार, रोहित, गौरी शंकर मंडल, सुशील सिंह, लक्ष्मी कुमारी, पवन कुमार, समीर कुमार, मनीष कुमार, बाबू साहब, आनंद, लड्डू कुमार, अंशुपाल, कुशवाहा किंग, लोटन बाबा, राणा अशरफ, एकता कुमारी, अविनाश कौशिक, कुमार अमीर, राकेश कुमार यादव, कृष्णा कुमार सिंह, सुनील कुमार, हिमांशु, पिंकू कुमार रजक,
दिनेश कुशवाहा, आशुतोष राज, इन्होंने अपना अपना कमेंट जो इन सब बच्चों ने कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। आज भी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर पूरी ईमानदारी से कमेंट करिएगा, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ओके। और जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं वो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिए। ये फोन नंबर है, इस नंबर से बात करके, ठीक है, ये आप लोग पेड कोर्स सही बच्चे ज्वाइन कर लीजिए, उसका बहुत फायदा है। ओके, बाय, गुड नाइट।